चलिए अब हमारे दूसरे में बिग मार्केट वॉइसेस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा से बात करते हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। गुरमीत जी, एचडीएफसी बैंक क्या फाइनली ये जाग गया है और क्या ये लीड करेगा मार्केट को? अनुज अनुज मैं होप करूँगा क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी होल्डिंग है इसमें लगभग 14-15 साल से होल्डिंग है मेरी इसमें। और मुझे लगता है 2 ट्रिगर हैं, एक तो एचडीबी और कैडिला का आईपीओ है। तो थोड़ा-सा सेंटिमेंट बुलिश है कि इससे थोड़ा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। लिक्विडिटी ईज़ करने के लिए उन्होंने अपना लोन पोर्टफोलियो भी सेल किया है। स करीबन 17,000 करोड़ का लोन पोर्टफोलियो सेल किया है। क्रेडिट क्वालिटी में कभी भी कोई संदेह नहीं था। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इंडस्ट्री लीडिंग क्रेडिट ग्रोथ की आ रही थी। एचडीएफसी थोड़ा कंजर्वेटिव रहा है रिटेल लेंडिंग को लेके, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स को लेके, कुछ हद तक एसएमई लेंडिंग को लेके। आई थिंक वो थोड़ा-सा कंजर्वेटिव अप्रोच था वो कम हुआ है। प्लस एक जो रेट कट साइकिल बाज़ार एंटीसिपेट कर रहा है जो कि यूएस ने शुरू की है। अभी इस हफ्ते बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड है, चाइना ने अनाउंस किया है। तो बैंक को थोड़ा ट्रेजरी इनकम का भी गेन होगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ओवरऑल पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें भी एचडीएफसी कर रहा है पार्टिसिपेट। और अब जाके शायद अपने 21-22 हज़ार वाले निफ्टी के लेवल पे आया है। बट ये देखना होगा कि क्वार्टरली ग्रोथ कैसी है। अगर तो सीडी रेशियो है, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट आता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा-सा बेटर दिखता है, बाज़ार इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस देखना चाहेगा। बाज़ार ये देखना चाहेगा कि वर्स्ट जो है मर्जर का था, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे था, कासा मोबिलाइजेशन पे था, निम कंप्रेशन पे था, वो जो है पूरा हो गया। आई थिंक अगर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस दिखाता है पिछले क्वार्टर को लेके, तो यहाँ से और थोड़ा-सा मुझे लगता है स्टॉक में अप मूव देखने को मिल सकता है। ओके। चलिए, तो ये इस समय एक व्यू एचडीएफसी बैंक पर अ, उसके उलट पीएसयू बैंकों में अब क्या व्यू बन रहा है? गुरमीत जी, आज पीएनबी का एक क्यूआईपी लॉन्च हुआ, स्टॉक डे लो पर इस समय 3% नीचे, लेकिन पिछले 3-4 दिन में थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर लौटी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डिपॉजिट को लेकर शायद अभी भी क्राइसिस है जो क्यूआईपी करना पड़ रहा है। बिल्कुल अनुज, और मुझे लगता है बैंक को अपना नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये आप डिपॉज़िट रेट 8.5-9% भी कर देंगे तो ऐसे आने वाला नहीं है। ये एक डायवर्जन ऑफ सेविंग्स है टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स, बाकी कंज़म्पशन में। और ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, तो बैंक को अब अलाइन करना पड़ेगा। और वो ट्रेज़री पहले जीसेक लेके बैठ जाते थे, उनको थोड़ा-सा स्मार्ट ट्रेज़री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ट्रेज़री को बैंक के लिए और पैसे बना के देना पड़ेगा। होलसेल फंडिंग कैसे करनी है, कैसे आपको ओवरनाइट विंडोज़ यूज़ करनी है, उसपे थोड़ा रहेगा। मुझे लगता है आरबीआई कुछ रिलीफ भी दे सकता है, सीआरआर कट के फॉर्म में। लिक्विडिटी बहुत टाइट रही है अप्रैल के बाद। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी समहाउ थोड़ा-सा सरप्राइजिंगली स्लो था इलेक्शन तक, जो कि इलेक्शन के बाद पिकअप होना चाहिए था, उतनी तेज़ी से पिकअप हुआ नहीं है। स्टेट इलेक्शन के बाद थोड़ा-सा मुझे लगता है लिक्विडिटी इम्प्रूव होने को दिख रही है। और जैसे मैंने बोला, बैंक्स का एसएलआर रेशियो मैंडेटेड 18-19% है, बट बैंक 23-24% एसएलआर पे होते हैं। कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स 25% पे भी हैं। तो आपको काफ़ी ट्रेजरी गेन देखने को मिलेगा। और सारे 0.7, 0.8, 1 बुक वैल्यू पे हैं। तो हमारी पसंदीदा इसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और पीएनबी है। बुक वैल्यू बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी तो बुक वैल्यू के नीचे है। एसबीआई लगभग बुक वैल्यू पे है। और ये एक ऐसा पॉकेट है मार्केट का जो सबसे रीज़नेबल है। और मेरा ये मानना है कि जो चेंज हुआ है पीएसयू बैंक में, जो क्रेडिट वर्दिनेस जिस तरीके से वो चेक करते थे, वो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है बैंक्रप्सी कोड के बाद। तो पीएसयू बैंक मुझे काफ़ी वैल्यू पॉकेट दिखाई देता है, और हमने अभी थोड़ा-सा टैक्टिकल बाइंग भी करी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। एसबीआई ऑलरेडी हमारा कोर पोर्टफोलियो में। गुरमीत जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। ये गोल्ड जो कि अब ऑलमोस्ट 74,000 की ट्रेजेक्ट्री में है, मतलब गोल्ड एज अंडरलाइंग आपको टोज पर रखेगा, देन एंटायर वो बैंक्स छोटे जैसे फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक जिनका गोल्ड लोन फाइनेंस कारोबार सब्सटेंशियल है, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, टाइटन इटसेल्फ, आपका इंटरेस्ट अभी भी कहीं पर है इसमें, गोल्ड वाली थीम में? मेरा प्रेशियस मेटल में इंटरेस्ट है क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ सप्ताह पहले बोला था कि मल्टी एसेट अप्रोच रखनी चाहिए इस मार्केट में। हमने बहुत अच्छे गेन्स बनाए हैं पिछले 2 साल में। और जब भी रेट कट हुआ है, डॉलर थोड़ा भी वीक हुआ है, मैं नहीं मानता कि बहुत वीकनेस आएगी, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो थोड़ा-सा डॉलर जो है रेंज में रहेगा विद अ वीकनिंग बायस। वो कमोडिटीज़ के लिए अच्छा होता है। और स्पेशली जो येलो मेटल है और व्हाइट मेटल जिसे हम सिल्वर बोलते हैं। तो अगर आप पिछले 15-20 साल, 25-30 साल का रिटर्न निकालेंगे तो इक्विटी का रिटर्न 14-15% है, गोल्ड का 12-13% है और सिल्वर का करीबन 8% है। तो थोड़ा फोकस मुझे लगता है प्रेशियस मेटल्स में रखना चाहिए। पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट 5-7% आप दे सकते हैं। बॉन्ड्स में भी कुछ मुझे लगता है अभी मूवमेंट आएगी क्योंकि अब रेट कट साइकिल शुरू हुई है।
तो आपको 10 ईयर बॉन्ड में 50 पैसे से लेके 1% तक जो है यील्ड नीचे गिर सकती है, जिसका मतलब 5-7% का मार्क टू मार्केट गेन आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ से बॉन्ड में डबल डिजिट रिटर्न बनेगा। तो थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को और बैलेंस करने की मेरी सलाह होगी। थोड़ा-सा बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ भी पोर्टफोलियो में डालिए, मल्टी एसेट अप्रोच रखिए। प्रिजर्वेशन और अगर आपका डबल डिजिट रिटर्न बनता है ऐसा करने से और आपके 2 साल के रिटर्न 25, 30, 40% रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आउटपुट है इस मार्केट में जब निफ्टी स्मॉल कैप 30-35 के इंडेक्स में है। तो थोड़ा-सा रीबैलेंसिंग ज़रूरी है और हमारा थोड़ा फोकस गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ पे आएगा। आरबीआई ने अभी आईएफएल पे बैन भी हटाया है। अंडरलाइंग जब भी गोल्ड प्राइस बढ़ता है, उसका बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन है लोअर क्रेडिट कॉस्ट के साथ गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ का। तो थोड़ा-सा एनबीएफसीज़ और गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज़ पे हमारी निगाह रहेगी। टाइटन ऑलरेडी बहुत कोर होल्डिंग है, इस वैल्यूएशन पे इंक्रीमेंटली ऐड करना थोड़ा-सा मुश्किल है और बाकी भी अगर आप देखेंगे, जैसे कल्याण है या सेंको है, जो कि लैब डायमंड वाला स्टोरी है, ऑलरेडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ गया, वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है। गुरमीत जी की बात करते करते अभी टाइटन जो है जिनकी होल्डिंग में है भी और हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, अभी भी एक स्पाइक आया इसमें 38-34 और ये जो पूरी सप्लाई है अप्रैल 2024 की उसको बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें एब्जॉर्ब करता हुआ और ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है मेरे ख्याल से 38-82, कितना नज़दीक जाता हुआ टाइटन उसके। अच्छा गुरमीत जी, अभी स्क्रीन पर एक और चीज़ विजिबल है कि बाजार अपना झुकाव एक दो पॉकेट्स पे और कर रहा है। Look at, I think, diagnostic space, Krishna Diagnostic, Metropolis, Dr. Lal Pathlab, entire healthcare space. आप फोर्टिस को देखिए, मैक्स हेल्थ केयर को देखिए। आज सुबह एक जनाब हमारे साथ कार्यक्रम में ग्लोबल हेल्थ पे भी बाय कॉल दे रहे थे। हेल्थ केयर स्पेस में आपका इस वक्त कोई फाइंडिंग या फिर वो स्टॉक्स जिस पे आप लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं? तो हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं पूरी एंटायर हेल्थ केयर स्पेस को और हम इसको 3-4 भाग में इसको देखते हैं। पहला हम देखते हैं ब्रांडेड जेनरिक्स, उसमें हमें मैनकाइंड फार्मा पसंद है। कुछ हमारे पोर्टफोलियोज़ में सन फार्मा भी है लोअर लेवल्स पे। मैनकाइंड ने जो बीएसवी का एक्विजिशन किया है, ये शुरू में 1-2 क्वार्टर आपका ईपीएस डाइल्यूट होगा क्योंकि डेट लेना पड़ रहा है और ट्रेज़री पूरा यूज़ हो रहा है। बट वुमेन फर्टिलिटी जो है बहुत हाई ग्रोथ थीम है और उसमें ये बहुत अच्छा इनरोड करेंगे। प्लस ओवर द काउंटर और जो कंज्यूमर हेल्थ जो उनका डिवीजन है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारा डायग्नोस्टिक्स में क्योंकि ओवरऑल स्पेस में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। थोड़ा-सा उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था डायग्नोस्टिक स्पेस ने जितना ब्रॉडर मार्केट ने किया था, वहाँ पे थोड़ी निगाह है। एक जो मुझे बड़ी अपॉर्च्युनिटी लगती है, जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा करी थी, वो सीडीएमओ स्पेस में है और बायोसिक्योर अगर एक्ट लॉ बन जाता है, जिसकी काफ़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और बहुत सारी कंपनीज हमारी जो है सीडीएमओ स्पेस में जस्ट कटिंग एज स्किल सेट है, काफ़ी केपेक्स किया है। आप देखिए डिवीज़ का पिछले 3 साल का केपेक्स, आप लॉरस लैब्स का केपेक्स देखिए। बहुत सारे कंपनीज हैं जो जेनरिक्स पे फोकस कर रही हैं, मॉलिक्यूल्स की जो एंटीबायोटिक्स हैं जिनका पेटेंट हो रहा है। उसमें बहुत छोटी-छोटी कंपनी है, हिकाल है, कोपरान है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं और तो अभी हमारे पोर्टफोलियो में न्यूलैंड है, लॉरस लैब्स है, मैनकाइंड फार्मा है हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में और हम बाकी जैसे मैंने नाम लिया इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारी पाथ ब्रेकिंग थेरेपीज़ पे रिसर्च बहुत हो रही है, जैसे कार टी सेल है, जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट है। उसपे टाटा मेमोरियल और लीडिंग हॉस्पिटल्स जो है रिसर्च कर रहे हैं। फिर एक कोल्ड थेरेपी है, जो एक्सट्रीम कोल्ड थेरेपी होती है, जिसे हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं, जिससे आप कैंसर सेल्स को करते हैं। तो बहुत पाथ ब्रेकिंग स्टडी हो रही है, बहुत सारी रिसर्च आउटसोर्स हो रही है। तो फार्मा आउटसोर्सिंग एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ सकता है। दूसरा हॉस्पिटल्स, ये जो आयुष्मान भारत का जो 10 लाख हुआ है 5 लाख का, 70 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीज़न है इससे हॉस्पिटल हमने देखा हॉस्पिटल में एक ट्रेंड है वो मैक्स आउट करते हैं इंश्योरेंस को। हिंदुस्तान में 7 करोड़ लोग 70 साल के ऊपर हैं। तो हॉस्पिटल्स को लेके मेरा स्पेशली जो मिड में टियर 2 हॉस्पिटल्स हैं, जो मिड सेगमेंट में है, जैसे नारायण हृदयालय, यहाँ पे हम काफ़ी कंसर्न हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप टाटा केमिकल्स लेकर आइए। एक केमिकल्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट विजिबल है और सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक सबसे ज़्यादा चल रहे हैं टाटा केमिकल्स। देखिए बहुत एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। इसका 1 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। जब तक वो चार्ट आता है गुरमीत, केमिकल्स में आपका क्या व्यू है? अब क्या एक लग रहा है कि फाइनली एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट ड्यू है? थोड़ा-सा आपको केमिस्ट्री वाइज़ जाना पड़ेगा। वो जैसे आपने टाटा केमिकल की चर्चा की फ्लाई ऐश को लेके सॉरी सोडा ऐश को लेके प्राइसिंग बहुत वीक रहा है। उसकी वजह से
स्टॉक पे प्रेशर है, हालांकि हमेशा वैल्यूएशन कम्फर्ट है, अभी भी शायद 11-12 के मल्टीपल में है। बीच में एक न्यूज आई थी जब वो वैल्यू अनलॉकिंग की बात हुई थी टाटा सन्स की, और स्टॉक 14-1500 पे गया था, बट वो आई थिंक कंपनी ने डिनाई किया और वापस स्टॉक करेक्ट हुआ, बट वैल्यूएशन कम्फर्ट है। अगर आप में थोड़ा पेशेंस है, हमारे पास है टाटा केमिकल, हमने ऐड किया है पोर्टफोलियो में, थोड़ा सा अगर वैल्यूएशन कम्फर्ट है तो आप अगर लंबा व्यू है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। एसआरएफ आप देखिए कितना कैपेक्स कर रहा है, आप पिछले 2-3 साल में देखिए, मतलब मुझे लगता नहीं पूरी इंडस्ट्री का कैपेक्स एक तरफ है, शायद एसआरएफ ने किया है। बहुत सारी कंपनीज ने बहुत अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, जैसे दीपक नाइट्राइट है। फ्लोरिनेशन में भी मुझे लगता है कि पोटेंशियली अगर आप 3 साल का व्यू देखेंगे तो थोड़ा बनता है। तो थोड़ा-सा सिलेक्टिव आपको केमिस्ट्री वाइज़ करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। बाज़ार में रोटेशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन जब होगा तो बहुत क्विकली होगा, समय नहीं देगा। ओके, खैर मेरी दुखती रग पर हाथ रखा आपने कि केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। स्कूल में कभी समझ ही नहीं आई। 52 नंबर आए थे मेरे केमिस्ट्री में, जिसमें सभी 25 नंबर प्रैक्टिकल में आ गए थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो टीचर्स नंबर दे देते थे अपने स्टूडेंट्स को, थ्योरी में बहुत ख़राब था। एनीवे गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। और हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए।